उसका क्वेश्चन का नाम किट में से देखेंगे तो हाइडन है। क्वेश्चन नंबर 439 है। रिक्वायरमेंट ए, रिकैलकुलेट द रेशियोज फॉर हाइडन आफ्टर मेकिंग appropriate adjustment in financial statements for the note 1 to 4. For this purpose, the expect purchase price of 3 million should be taken as Hayden equity and net assets are equal to the equity plus the loan. अब आपको करना क्या है, कहता है भाई कि हाइडन के जो रेशियोज हमने आपको निकाल के दिए ना, या वो रेशियोज दिए हुए आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये हाइडन के रेशियोज अवेलेबल हैं, ये हाइडन है, ये रेशियोज हैं, 1 2 3 4 रेशियोज हैं, और आपको ये रिकैलकुलेट करने के 6 मार्क्स दे रहा है। 6 मार्क्स आपको दे रहा है। सेक्टर की एवरेज, जिस सेक्टर में हाइडन ऑपरेट करता है उसकी एवरेज भी दी हुई है। मसला ये है कि वो ये कहता है कि भाई पहले पैराग्राफ में कि Zapad is a public listed entity which is experience rapid growth in recent years, और वो जो है Zapad इंटरेस्टेड है कि वो हाइडन को खरीद ले। यानी Zapad मेन कंपनी है जो कि हाइडन को खरीद रही है, लेकिन हाइडन के साथ कुछ 4 बुलेट पॉइंट्स हैं जिसको वो रीस्टेट करना चाहते हैं, और रेशो निकालते वक्त वो ये कहते हैं कि जो हम पैसा लगाएंगे ना, जो हम पैसा लगाएंगे यानी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको आप इक्विटी का पार्ट बना के रेशो को रिकैलकुलेट करना। यानी जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड या कोई भी ऐसा रेशो जिसमें इक्विटी लेनी होती है, वो इक्विटी जो एसएफपी से मिलेगी हाइडन की, उसमें 30 मिलियन और ऐड कर देंगे कि वो भाई ये मजीद इक्विटी आने वाली है। गॉट माय पॉइंट जी। तो हम इसको रीस्टेट करने निकले। रीसेट करने से पहले पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला पैराग्राफ कहता है कि भाई हाइडन जो है ना, वो सारे का सारा माल अपने रिश्तेदार से खरीदता है, और रिश्तेदार मोहब्बत में उसको 10% फायदा देता है, यानी उसको मार्केट से 10% सस्ते में माल मिलता है। भाई अब मेरी बात सुनो, जैपेट जैपेट का तो रिश्तेदार नहीं होगा ना। जब जैपेट एक्वायर कर लेगा तो क्या होगा, सबसे बड़ा मसला होगा कि जैपेट को माल सस्ते में नहीं मिलेगा, जैपेट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली 10% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। राइट और रॉन्ग? यानी मैं जी, ये सही है। ये जो कॉस्ट है ये 45,000 है, ये 0.9 करके शूट करेगी, यानी ये आफ्टर डिस्काउंट है ना, आफ्टर डिस्काउंट है, यानी 10% एडिशनल डिस्काउंट के बाद की कॉस्ट ऑफ सेल है। तो जब मैं जैपेट खरीदूंगा तो मेरा तो रिश्तेदार नहीं है ना, और ना क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी ही इसलिए है कि भाई इसको कंसीडर कर लो कि अब रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी, अब जैपेट आएगा, हेडन चला जाएगा। हेडन चला गया तो हेडन की रिश्तेदारी खलास। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल में फर्क पड़ना है। राइट और रॉन्ग? जी। रेवेन्यू का कुछ नहीं बताया, रेवेन्यू एज इट इज आएगा। 70,000 का रेवेन्यू एज इट इज आया। रीस्टेट करने जा रहा हूं पहले इनकम स्टेटमेंट को। कॉस्ट ऑफ सेल्स की मैं बात करूं तो जो 45,000 का मैं माल खरीदता था, जो कि 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आफ्टर 10% डिस्काउंट है, तो इसको ग्रॉस अप करूंगा तो अब जैपेट को माल कितने में मिलेगा? सर जैपेट को माल 50,000 में मिलेगा, ना के 45,000 में। ये बात समझ आ रही है? जी। तो इशू है यहाँ तक? नहीं, ये क्लियर है। ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रीस्टेट हो गया। बच्चों को ये होता है कि सर रेशियोज में एक तो सिंपल होता है जो हम पहले कर चुके हैं, एक रीस्टेट कैसे होता है? तो भाई रीस्टेट आपको नोट्स को समझना होता है बस। आपको कोई भी बंदा, कोई भी टीचर रीस्टेट करके प्रैक्टिस करवाएगा, लेकिन एग्जाम में कुछ भी आएगा वो आपकी इंग्लिश और आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। बात समझ आ रही है? जी। अब आप जरा नोट 2 पढ़िए। ये 20,000 है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके 20 में सही कर देता हूँ। अच्छा मैं डायरेक्ट किया था 50 60 70 सही है, 20,000 है। ओके अब आप मुझे अगला नोट पढ़ के मैं समझाऊंगा। अगले नोट में कहता है भाई डायरेक्टर्स जो है ना, जेपेट के हम निकाल देंगे, और हमें एडिशनल उनको रेम्यूनरेशन, जिसको आप वो वाली कॉस्ट बोलते हैं ना, लॉ की जबान में क्या बोलते हैं पता है? रेजिडेंसी कॉस्ट।
यानी आपको 2.5 मिलियन यानी 2500, 3 जीरो हाइड करें तो 2500 एडिशनल खर्चा होगा। नहीं, डायरेक्टर की जो सैलरी यहाँ 1000 है, ये 1000 नहीं रहेगी, 250 से बढ़ जाएगी, कुछ ऐसा ही होगा। करेक्ट। जी। तो डायरेक्टर लोन अकाउंट खत्म हो जाएगा। डायरेक्टर का जो लोन अकाउंट है वो, the director loan account would be repaid by obtaining a loan of the same amount with the interest of 10%। डायरेक्टर का जो लोन है वो हम खत्म कर लेंगे, और उस लोन को डायरेक्टर से जो लोन लिया हुआ है ना, देखो यहाँ बैलेंस शीट में दिख रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन डायरेक्टर्स ने दिया हुआ था, वो डायरेक्टर्स का लोन खत्म करने के लिए हम मार्केट से कर्जा उठाएंगे 10% के ऊपर। अजीब आदमी। वो डायरेक्टर्स से क्यों खत्म करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने उनको निकाल देना है। हम उनको निकाल देंगे तो उनका लोन उतारना पड़ेगा, और उनका लोन उतारने के लिए अब या तो जेपेट खुद पैसा लाए या मार्केट से उठाए। उधार ले तो उधार लेगा 10% के ऊपर, तो इससे फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जी बढ़ जाएगी। अब मैं इसको रीस्टेट करने जा रहा हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में कोई नोट है? नहीं, तो सात ये हजार ऑपरेटिंग कॉस्ट सही है। फिर डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन यानी डायरेक्टर्स की सैलरी, ये 1000 दी हुई है, ये 1000 की जगह पे क्या हो जाएगी? 25। ये चेंज हो गया नंबर। और मुझे लोन उठाना पड़ेगा। कितना डायरेक्टर ने इन्वेस्ट किया था, कि लोन दिया था 10,000 का, यानी 3 जीरो हाइट पे काम हो रहा है, 10% इसका मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 1000 का मैं इंटरेस्ट भी यहाँ पे इस कंपनी को देना पड़ जाएगा। राइट और रॉन्ग? जी। क्या आंसर आएगा? सीबीटी बोलते हैं। टैक्स है 3000। टैक्स नहीं बदलता, क्योंकि टैक्स अपने रूल्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है, फाइनेंशियल्स के हिसाब से बदलता नहीं है। बैट आएगा, कितना आ जाएगा? 9.5 में 3, 6.5 था। ये आप 65। ये आपकी वर्किंग थी। रेशोस करने से पहले ये आपकी एक छोटी सी वर्किंग थी। अब आप रेशो देखेंगे कि कौन कौन से रेशो से खेलना है। तो पहला कौन सा रेशो खेलना है भाई? रोज। रिटर्न। जी। रोज का फॉर्मूला क्या है? PBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। आप पीबीआईडी कितना है इसका? 96। ये रोस है या रिटर्न ऑन इक्विटी? ये रोई है, सॉरी, रिटर्न ऑन इक्विटी है, रोज नहीं है, रुई है, रुई। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 6,500 लिया, डिवाइड किससे करते हैं? इक्विटी है ना, इक्विटी से डिवाइड करूंगा नहीं करूं? जी। इक्विटी कितनी? इक्विटी में वो सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। 19700 में उसमें शामिल होगा जो हमने इन्वेस्ट किया है, एक्वायर करने में जो कॉस्ट लगी। इक्विटी है कितनी? यहाँ पे शेयर होल्डर इक्विटी आती है खाली, ये याद रखना। ये 1000 है ना? अच्छा। जी। सिर्फ शेयर होल्डर इक्विटी आती है, रिटेन अर्निंग वगैरह नहीं आती। कैसे करें? डिवाइड करेंगे शेयर्स, जो 1000 शेयर्स हैं, ये सब के सब जेपेड ले लेगा ना, जो पेरेंट कंपनी है जी। वो सब खरीद लेगा, और टोटल इक्विटी कहाँ तक पहुंचा देगा? 30 मिलियन। यहाँ थर्टी पे थाउजेंड यहाँ पे बच्चे एक सवाल करते हैं, सर ये 31 नहीं होना चाहिए? सर 1000 तो पहले से है ना, 30 वो दे रहा है बेटा। क्या यहाँ पे आप पूरी की पूरी कंपनी खरीद रहे हैं, कि आप कंपनी का कुछ परसेंटेज खरीद रहे हैं? कंसोलिडेशन सिंपल इज दैट, कि सर यहाँ पे हम ये पूरी कंपनी खरीद रहे हैं। पूरी कंपनी खरीद रहे हैं तो हम इसके 1000 की इक्विटी के लिए 30,000 पे कर रहे हैं भाई। तो मेरी इक्विटी जो 1000 है, अब वो कितनी बन गई?
30,000 बन गई, 30 करेक्ट। मिल। जी सही है। तो यहाँ पे उसमें उसको प्लस नहीं किया क्योंकि कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट थोड़ी क्रिएट हो रहा है, बात समझ आई। जी सही है। कितना आएगा ये, 20 कुछ आएगा। करना 21.67 पॉइंट 6 कर ले। 7 करें, एक डेसिमल पे राउंड हुआ है ना। अब देखो सेक्टर एवरेज के बराबर आना शुरू हो गया। ये कुछ अंडर स्टेट थे फाइनेंशियल, इसलिए तो इतनी अच्छी आ रही थी रुई, बस समझ आई। जी अब सही है। अगला नेट एसेट टर्नओवर फार्मूला क्या है। अच्छा ये रिटर्न कैपिटल में आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग डायरेक्टर लोन अकाउंट, ये क्या है? मैंने निकाला था ना, उसमें डायरेक्टर लोन इंक्लूड किया था। अब डायरेक्टर का लोन अगर मैं ऐड करूं तो वो तो जीरो हो गया ना। क्या लिखा हुआ था ये देखो, सही है, डायरेक्ट ठीक। उतार दिया है, इसलिए मैंने नहीं लिया, जीरो ऐड कर लो, ठीक है। सही है। रिटर्न नेट एसेट टर्नओवर क्या फार्मूला होता है। सेल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल 70,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड, हम कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर वर्किंग ऊपर लिखें तो क्या फार्मूला होता है। दो फार्मूले इसके पढ़ाए गए हैं कि सर या तो एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, या फिर इक्विटी में नॉन करंट लायबिलिटी प्लस कर दो, और यही आसान होता है। इक्विटी अब हो कितनी जाएगी हमारी, 30,000 हो जाएगी, और थर्टी नॉन थाउजेंड हमारी कितनी हो जाएगी। जी। ये जो डायरेक्टर वाला लोन है ना, ये डायरेक्टर वाला लोन कमर्शियल लोन में कन्वर्ट होगा, 10,000 ही रहेगी, लेकिन नाम इसका डायरेक्टर लोन की जगह पे मार्केट का लोन हो जाएगा, लेकिन वही रहेगी ना। देखो यही लिखा हुआ था कि रीपे करने के लिए, डायरेक्टर का लोन रीपे करने के लिए मार्केट से लोन लिया, तो 10,000 का लोन खत्म, एक नया 10,000 का लोन क्रिएट हो गया। हाँ फर्क ये है कि वो हलाल लोन था, अब जो लोन लिया है वो हराम लोन है। हलाल यानी जो पहले लोन था वो इंटरेस्ट फ्री था, अब जो लोन लिया है उसमें इंटरेस्ट है। गॉट माय पॉइंट। इसका जी सही है। आंसर आता है, कितना आएगा ये। 1.75। देखो सेक्टर के करीब करीब आना शुरू हो गए हैं। ओके, फिर आता है क्या, अगला आसान है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। चलो भाई, जीपी मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला है 20, करेक्ट, डिवाइडेड बाय सेल्स, ये जी 3। मैं साथ ही साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन एनपी मार्जिन भी निकाल दूं, तो 6,500, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट 6,500, इसको मैं करता हूँ 6,500 डिवाइड बाय 70, दोनों का आंसर बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट है 28.6। ओके, और 9.3। ठीक हो गया, ये आपके पास हो अच्छा गए इसमें जो भाई। सेल में अगर कैश सेल भी हो वो भी इंक्लूड होंगी या नहीं? सारी सारी सेल्स इंक्लूड होती हैं अनटिल के वो बोले कि हमें सिर्फ क्रेडिट पे करना है, वरना हम कैश सेल्स भी लेते हैं। सिर्फ वर्किंग ओके। कैपिटल के रेशियोज में हम क्रेडिट सेल लेते हैं, रिसीवेबल डेज और पेएबल डेज में, लेकिन वो भी इतना डिटेल में क्वेश्चन होता नहीं है। आमतौर पे भी वहाँ पे टोटल सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स ही ले रहे होते हैं, वरना उसका एक्चुअल फार्मूला जो है वो क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस का ही है, लेकिन इतना डिटेल होती नहीं है क्वेश्चन में एफआर लेवल पे, ठीक है। तो ये हमें 4 रेशो और ये वर्किंग करने के मिलते हैं 6 मार्क्स। सुभानअल्लाह। अब हमें इसके बाद बी पार्ट करना होगा, ये कॉपी कर लिया। जी आपको आवाज आ रही। इसका बी पार्ट, इन रिलेशन टू द रेशियो, इसका बी पार्ट,
जो आपने ए पार्ट में रेशियोज निकाले हैं ना हाइडन के, उसके ऊपर कमेंट्री करो और बताओ कि हाइडन जो है वो सेक्टर के मुताबिक कैसी चल रही है। 9 मार्क्स। ठीक है भाई, जबरदस्त। 9 मार्क्स के लिए बताएंगे कि सेक्टर और हाइडन का क्या ताल्लुक है। सेक्टर रेशियोज गिवन है और हाइडन के हमने निकाल लिए हैं, करेक्ट। हेलो। हाइडन के स्टेटेड रेशियोज हमने। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ओके। जी जी। के लिए हमें कहा कि जो रीस्टेट किया है भाई उस पर कमेंट मारो। हमने बोला ठीक है भाई, कमेंट करने में तो हम लोग जबरदस्त हैं। तो अब हमने करना है कमेंट। ठीक है, अब हम कमेंट करें तो कैसे करें। अब इस पैराग्राफ, अब देखो ये है रीस्टेटेड को और इन्हीं रेशियोज को कमेंट करना। तो इसमें हमें असेस करने की या इस तरह की बात नहीं की जो हमने पहले एक क्वेश्चन में सीखी है, कि जिसके अंदर हम लोग तरीके से पहले है वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और गेयरिंग रेशियोज की हेडिंग्स के अंदर काम करके एक समरी लिख के देते हैं। वो असेसमेंट में होता है। यहाँ असेसमेंट नहीं है, यहाँ परफॉर्मेंस पे कमेंट है कि जिस कंपनी को खरीद रहे हैं उसके रीस्टेटेड रेशियोज को देखते हुए मार्केट सेक्टर के मुताबिक कमेंट करो। तो सिंपल, हम शुरू हो जाएंगे। रेशियो बताता क्या है, हम क्या लिखेंगे भाई, एक लाइन तो ये लिखेंगे ना कि हमने फाइनेंशियल को रीस्टेट किया है, ये जो रेशियोज थे उसको रीस्टेट किया है, और हम अब उस पर कमेंट करने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रोई की। पहले तो इसका रोई जो था वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा रोई था। लेकिन जब हमने उसको रीस्टेट किया तो रोई कितना आ गया। 21.7। और सेक्टर का क्या है। 22.0। तो हम कि हाइडन मैनेज कर रहा होगा कि वो रेवेन्यू को मार्केट के मुताबिक ही अचीव कर रहा है। इक्विटी होल्डर्स के लिए जो रेवेन्यू यानी इक्विटी होल्डर के लिए जो रिटर्न जनरेट कर रहा है वो एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ सेक्टर ही कर रहा है। कैसे होता है ये, इसमें 2 लाइनें लिख देंगे कि बेटर सेल्स अप्रोच होगी तभी तो रेवेन्यू हाई है और प्रॉफिट हाई हो रहे हैं, और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू कवर अप द कॉस्ट होगा तभी तो इसके खर्चे कम हैं, खर्चे कम होंगे तभी प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेटर कंट्रोल ओवर सेल्स एंड ओवरहेड्स की वजह से इक्विटी होल्डर की एक्सपेक्टेशन जो सेक्टर की है उसको ये मीट कर रहा है, विच इज अ फेवरेबल फेवरेबल थिंग। बात समझ आई। जी। नेट एसेट टर्नओवर 2.36 से 1.75 पे आ गया, इसकी वजह क्या है। क्या बोलेंगे इसको। एसेट टर्नओवर 2.36 से 1.75 पे आ गया, इसकी वजह तो बाद में, लेकिन पहले एक बात कि जो इसका रीस्टेट होके आया है 1.67, ये अगेन बेटर है, मच बेटर, यानी क्लोज टू द सेक्टर बोल सकते हैं, बेटर एज कंपेयर टू सेक्टर बोल सकते हैं। रिजल्ट क्यों ऐसा आया, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो आपकी बहुत ज्यादा से कैपिटल एम्प्लॉय शूट कर गया। 30,000, 30,000, अल्लाह अकबर। 30,000 का इक्विटी इंजेक्ट हो रहा है, 10,000 का लोन इंजेक्ट हो रहा है, या लोन वैसा ही रह रहा है जो पहले था उतना ही है, लेकिन इक्विटी बहुत हैविली इंट्रोड्यूस हो रही है। इस वजह से जो 2.36 था उसको गिरना था। डिनोमिनेटर जब भी बढ़ता है आंसर गिरता है। इक्विटी इंजेक्शन हुई, इक्विटी इंजेक्ट हुई, जिसकी वजह से नेट एसेट टर्नओवर गिरा, लेकिन गिर के भी कंट्रोलेबल रहा, गिर के भी इंडस्ट्री सेक्टर के बराबर ही रहा। बात समझ आ रही है। जी सही है। यहाँ पे एक बात है कि हम ये कह सकते हैं
कि अगर इक्विटी होल्डर्स या जो एक्वायरिंग कंपनी है वो ध्यान ना रखे ना और बिड ऐसी कर दे तो आमतौर पे नेट एसेट टर्नओवर खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि ज़ेपेड ने भी 30,000 की जो ऑफर की है वो भी सोच समझ के कॉशन के साथ की होगी, ताकि इक्विटी बढ़ने से नेट एसेट टर्नओवर इंडस्ट्री से ज्यादा खराब ना हो। तो यहाँ पे भी हम दो रेशोज पे बात की और दोनों हमें फेवरेबल ही दिख रहे हैं कि इंडस्ट्री के करीब या इंडस्ट्री से बेटर है। अगली बात करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नियर है, पहले बहुत ज्यादा था अब थोड़ा कम हुआ है। इसके रीजंस पे बात करें कि इट रिड्यूस्ड फ्रॉम 35.7% से रीस्टेट होकर 28.6% हो गया, जो कि इंडस्ट्री से 1.4% कम है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले फायदा हो रहा था, फैमिली फैमिली टर्म्स का फायदा हो रहा था। तो फैमिली टर्म्स की जो एडजस्टमेंट्स हैं उसको हमने रीस्टेट किया, क्योंकि जब हाइडन आएगा तो फैमिली ओन्ड वाले जो है वो तो अपना पैसा खींच लेंगे, वो तो अपना डिस्काउंट खत्म कर देंगे। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्लाइन हुआ। पहले पहले सेक्टर से अच्छा था लेकिन अब भी कोई खराब नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी, गिरने के बावजूद भी ये सेक्टर से थोड़ा सा ही कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक डीलिंग चेंज होगी, आपकी परचेजिंग फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस कमिटमेंट चेंज होगा, इसलिए हमने रीस्टेट किया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है जेपेट जाके रीनिगोशिएट करे और 10% की जगह 10% लेता ही रहे या 5% ले ले। इट डिपेंड्स ऑन द निगोशिएशन स्किल्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ जेपेट, जब वो इसको एक्वायर करके जो सप्लायर है उनसे निगोशिएट करेंगे। बात समझ आ रही है? जी। तो इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये फेवरेबल ही नजर आता है। हाँ, एक मसला है बाबा, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री से भी कम और हमारा 20% नेट प्रॉफिट था जो कि 12% पे आ गया। पहला रीजन तो ग्रॉस प्रॉफिट का डिक्लाइन, दूसरा रीजन डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन है और इंटरेस्ट का आना है। हम ये कह सकते हैं कि भाई डायरेक्टर रिम्यूनरेशन 2500 है, ये तो वन ऑफ पेमेंट है, इसी साल है, अगले साल नहीं होगी, क्योंकि हम डायरेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, फारिग कर रहे हैं ना, रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये कंटिन्यू होगी क्योंकि नया बोर्ड मेंबर आ रहे हैं तो उनकी सैलरी 2500 हो जाएगी। ओके, वन ऑफ नहीं है, ये रेगुलर सैलरी है डायरेक्टर की, जो 1000 थी अब वो 2500 हो गई है। तो हम ये कह रहे हैं भाई ये तो आपका डिसीजन है ना, तो आप लाए हो ऐसे महंगे महंगे डायरेक्टर, तो इट्स योर्स डिसीजन। और लोन तो रीपे करना था, आपने लोन रीपे किया, इसकी वजह से आपको इंटरेस्ट एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी। और जब भी हराम आता है बर्बादी लाता है, तो बात वही है कि इंटरेस्ट फ्री जो लोन था वो रिप्लेस हुआ कमर्शियल लोन से, जिससे 10% की एडिशनल कॉस्ट पड़ी, जिसका नेट प्रॉफिट पे 1 मिलियन का इम्पैक्ट आया। और डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन जो 1 मिलियन थी वो 2500 हो गई, उससे भी 1500 की हिट पड़ी। तो और ये दोनों हिट्स आपकी एक्विजिशन की वजह से हैं, आपने एक्वायर किया इस वजह से, आपका डिसीजन है, जिसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट रेशियो है वो कम हुआ है, और ये आपका डिसीजन, एक्वायरिंग कंपनी का डिसीजन है। तो इसको हम एडवर्स यूं नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इस बिलो द मार्केट। और रिडक्शन 11% की तकरीबन रिडक्शन है, लेकिन इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, नथिंग। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें कोई हाइडन के बंदों का, हाइडन की कंपनी की कोई हरकत है जिसकी वजह से ये रिड्यूस हुआ ना बाबा। तुसी लाए हो, तुसी नए डायरेक्टर लेके आए हो, तुसी लोन को रीपे करके इंटरेस्ट वाला लोन लाए, इक्विटी इशू कर देते, शेयर्स मार्केट में इशू करके पैसा जनरेट कर लेते, क्यों लोन पे इंटरेस्ट वाला लोन लिया? ये आपका डिसीजन था, तो इसको आप एडवर्स नहीं बोल सकते, बिलो द मार्केट जरूर बोल सकते हो। और अगेन इट्स अ डिसीजन ऑफ द बाइंग कंपनी और एक्वायरिंग कंपनी। हेलो, नो मार्क्स। सही है। तो आते हैं सी पार्ट पे। One of the Zepat director has suggested that it would be wise to look at the Loden Group consolidated financial statement rather than hide an individual financial statement. As an advice to explain any concern you would raise about being investment decision on the information available in Loden
कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एंड हाइडन एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात अच्छी है, समझाते हैं। देखो ये कहता है कि भाई आप है ना, एक डायरेक्टर बोलता है भाई आप इस कंपनी को क्यों देख रहे हो, इस कंपनी को तो हमारी सब्सिडी बनना है ना। इस कंपनी के हमारे साथ मिलने के बाद हमारा जो ग्रुप है, लॉर्डन ग्रुप का नाम है लॉर्डन ग्रुप। जेपेट जो है वो बाबा है, यानी अब्बू हैं, हेल्थ सब्सिडी और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी। तो लॉर्डन ग्रुप होगा, उस ग्रुप की पोजीशन देखो हाइडन के आने के बाद क्या होगी। तो ठीक है, हम इस पे भी कमेंट कर देते हैं। तो देखो भाई, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो लॉर्डन का होगा ना, वो ओवरऑल सिचुएशन दिखाएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाएगा, जिसमें सारी सब्सिडरीज, पेरेंट, सब कुछ जम हो जाएगा, सब मर्ज हो जाएगा, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एलिमिनेट हो जाएंगी, सारी की सारी मर्ज होके। यानी अगर लॉर्डन ग्रुप प्रॉफिट में, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि लॉर्डन के अंदर जितनी सब्सिडरीज है वो सब नफा कर रही हो, या वो सब मार्केट से या सेक्टर से अच्छी चल रही हो। लॉर्डन का ओवरऑल ग्रुप का अगर रेशो, मार्केट रेशो, सेक्टर रेशो के बराबर या उससे अच्छा है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि लॉर्डन ग्रुप में जो 50 कंपनियां हैं वो 50 की 50 कंपनियां जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हो। ओवरऑल देखने में अच्छा अच्छा दिखता है, अरे भाई जबरदस्त, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया। लेकिन भाई कुछ कंपनीज खराब भी होंगी, वो दिखेंगी ही नहीं। उनका डिसीजन कौन लेगा, उनकी इंप्रूवमेंट कौन देखेगा, उन पे फैसला कौन करेगा। तो ये बात है कि अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो आप लिमिटेड एरिया पे आ जाते हैं, आप ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे होते हैं, और ग्रुप अच्छा होता है। लेकिन ग्रुप में कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कचरा होती हैं, तो उन कचरे पे नजर ही नहीं पड़ेगी। तो कचरे पे नजर नहीं पड़ेगी तो कचरे को साफ करने का डिसीजन कौन लेगा, चचा जी आके लेंगे, कोई पड़ोसी आके लेगा। और वो कचरा जो है वो कभी कभी इतना खराब हो जाता है कि वो पूरे ग्रुप को बिठा देता है। तो आपने ग्रुप के साथ साथ इंडिविजुअल कंपनीज को भी ध्यान में रखना है। जैसे इमेरेट्स इज अ ग्रुप, इमेरेट्स ग्रुप। इमेरेट्स में आप लोग ये सुनते हैं, समझते हैं कि इमेरेट्स बस जहाज है, ये जहाज उड़ाती है। भैया नहीं, एमिरेट्स के अंदर कैटरिंग भी है, एमिरेट्स की अपनी कैटरिंग भी है, एमिरेट्स के अपने इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे वो एयर होस्टेस को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनके स्कूल्स हैं। स्कूल मतलब ये एयर होस्ट और एयर होस्टेस की ट्रेनिंग सेंटर्स जिसको आप बोलते हैं, उनके किचन्स हैं, उनके और भी कई डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। उनका सिर्फ पैसेंजर कैरियर नहीं है, उनका जो है वो सामान का भी है, बहुत सारा उनका ग्रुप है। अगर आप ओवरऑल एवरेज देखेंगे, सुभान अल्लाह, आप बोलोगे वाह क्या बात है, क्या जबरदस्त है। पता चला किचन में लॉस हो रहा है। तो क्यों लॉस मेकिंग सेगमेंट चला है भाई। लॉस मेकिंग सेगमेंट का अलग स्टेटमेंट, इंडिविजुअल स्टेटमेंट पे फोकस करोगे, ध्यान रखोगे, उसको इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे, तभी आप फैसला करोगे ना कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसको क्यों लॉस हो रहा है, इसमें क्यों फायदा, ग्रोथ नहीं हो रही है, ये कंपनी की कॉस्ट मुसलसल बढ़ती क्यों चली जा रही है। ओवरऑल ग्रुप में तो सब अच्छा है, ये ग्रुप में तो स्टार प्रोडक्ट भी, स्टार भी होते हैं, मिल्की काउस भी होती हैं, लेकिन जो एडवर्स इम्पैक्ट देने वाले हैं वो तो ग्रुप में दिखेंगे ही नहीं। आपको देखना हो तो फिर आपको इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा। 5 मार्क्स के लिए मैंने बहुत ज्यादा तकरीर कर दी है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सही है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रेशियो का ये वाला क्वेश्चन खत्म।